अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैट्रिक्स स्पेस की एग्जांपल नंबर 13 करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जांपल और ये काफ़ी स्टूडेंट्स को टफ़ लगती है, लेकिन मैं आपको ये काफ़ी इजी वे में करवाऊँगी, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। तो चलें इसको रीड करते हैं। शो दैट एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स कैन बी मेड अ मैट्रिक्स स्पेस। कहता है हमने ये शो करना है कि कोई भी जो नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, वो मैट्रिक्स स्पेस हम उसको बना सकते हैं। किस तरह से? एक्स डी नोट, वेयर डी नॉट वो बताता है कि डी नॉट फंक्शन है, डी नॉट एक्स वाई। अगर एक्स इज इक्वल टू वाई है तो ज़ीरो है, अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो वन है। डी नॉट एक्स वाई की ये वैल्यूज़ दे देता है हमें, जिस तरह से हमें पहले क्वेश्चन में आता था कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये हमें क्वेश्चन में आता रहा है। इस तरह से डी नॉट जो है, जहाँ पर भी डी नॉट का वर्ड आएगा उसका मतलब है कि वो डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है। ठीक है, उसका मतलब होता है डिस्क्रीट। और हमें जिस तरह से वो ये देता था कि डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, इसी तरह से उसने दिया है डी नोट एक्स वाई और इसका ये आगे फंक्शन देता है। अब हम इसका फर्स्ट एक्सियम करते हैं। हम इसके फर्स्ट एक्सियम में लिखेंगे सिंस, चूँकि उसने हमें ये दिया है डी नोट एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। वो खुद देता है कि डी नोट एक्स वाई ज़ीरो है अगर एक्स वाई के इक्वल है। इधर लिखेंगे इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई। ये आपने एज इट इज़ करनी है और इसी तरह से आपने इसको पेपर में भी करना है, इंशाल्लाह आपके पूरे मार्क्स आएंगे। इसको आप लिखना है आपने डी नोट एक्स वाई इज़ इक्वल टू वन इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। कहता है ज़ीरो तब इक्वल है जब एक्स वाई के इक्वल है, वन है जब एक्स वाई के इक्वल नहीं है। सो ये हमारे पास कंडीशन इसकी फर्स्ट है या इक्वेशन कह लें, और ये सेकंड है। हमने क्या लिखना है कि जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग दीज डी नॉट एक्स वाई ग्रेटर और इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। और यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। उसने एक्स पे कहा है तो हम इसको एक्स पे करेंगे, अगर आर पे कहा होता तो हम इसको आर पे करते। ठीक है, अब इसका सेकंड एक्सियम करते हैं। सेकंड एक्सियम में है डी नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये उसने हमें खुद ही दिया हुआ है। हम क्या करते थे, सेकंड एक्सियम हमारा ये होता था कि डी एक्स वाई को हम ज़ीरो के इक्वल रखते थे और इफ़ एंड ओनली इफ का केस लगा के जो उसने वैल्यू दी होती थी उसको रखते थे और ज़ीरो के इक्वल करते थे। इस तरह करते आए हैं। अब यहाँ पर उसने डी नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इसने वो पहले दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे इज़ ऑब्वियसली सेटिस्फाइड बाय डेफिनेशन ऑफ डी नॉट। डी नोट का जो उसने फंक्शन दिया उसने हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख देंगे। M3 करते हैं, वो भी उसने हमें दिया हुआ है। M3 में हम क्या करते थे कि अगर हमारे पास डी एक्स वाई था तो हम उसको इक्वल लेके आते थे डी वाई एक्स के। वाई को हमने पहले लाना होता था। अब इसमें क्या करेंगे, डी नोट एक्स वाई, इसकी दोनों कंडीशंस पहले लिखेंगे, इज़ इक्वल टू ज़ीरो। डी नोट एक्स वाई ज़ीरो के इक्वल है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू वाई, और डी नोट एक्स वाई इज इक्वल टू वन इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। सो इसको हम करेंगे कि डी नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो इज इक्वल टू डी नॉट वाई एक्स इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसको आपने एक ही लाइन में करना है कि डी नॉट एक्स वाई ज़ीरो के इक्वल है जो उसने हमें दिया हुआ है। तो डी नॉट हम वाई पहले भी लिख सकते हैं क्योंकि उसने कहा है हमें कि ये क्या है, मैट्रिक है। हम मैट्रिक की कंडीशन में इस तरह से करते थे, अगर एक्स वाई के इक्वल हो, जो कि बाय मैट्रिक डी की डेफिनेशन है, जो मैट्रिक स्पेस की जो डेफिनेशन है उसमें ये था कि उसके फोर्थ एग्जाम हमने पढ़े, 4 एग्जाम्स पढ़े। तो उसमें वो कहता है कि अगर डी नॉट एक्स वाई डी नॉट वाई एक्स के इक्वल है तो उसमें पॉसिबल ये होता था कि एक्स और वाई जो है वो इक्वल आने चाहिए। तो अगर एक्स और वाई इक्वल हैं तो ये दोनों हमारे प्रूव हो चुके। उसके बाद फोर्थ एग्जाम इसका करते हैं। अभी ये रह गया है डी नॉट एक्स वाई, इसी तरह से इसको वन लिखेंगे और डी नॉट वाई एक्स लिखेंगे, और इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है,
फोर्थ एग्जाम करते हैं इसका। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे केस 1। केस 1, तो केस 1 में क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू z। हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी में 4 टर्म्स यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर भी 3 टर्म्स यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर x, y और z आया है। ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे देन डी नोट एक्स वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, डी नोट एक्स जी इज इक्वल टू ज़ीरो और डी नोट वाई जी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये किस तरह से लिखा, अब इसको देखते हैं। वो कहता है कि अगर x और y इक्वल हैं, अगर x और y इक्वल हैं तो जो डी नोट एक्स वाई है वो हम लिखेंगे ज़ीरो। फिर हम लिखेंगे कि अगर x और z इक्वल हैं, और यहाँ पर भी हम लिखेंगे कि डी नोट एक्स जी, तो वो भी ज़ीरो के इक्वल होगा। अगर यहाँ पर लिखते हैं वाई जी, यानी वाई जी के इक्वल है, तो उसमें भी कंडीशन क्या आएगी कि वो ज़ीरो के इक्वल है। ठीक हो गया। इस तरह से हमने ये तीनों लिख लिए कि अगर एक्स वाई के इक्वल है, वाई जी के इक्वल है, तो बाय डेफिनेशन डी नोट जो उसने हमें दी थी, हमने ये तीनों लिख लिए। सो हम इन तीनों को सॉल्व करते हुए लिखेंगे डी नोट एक्स जी, और ये साइन मैं अभी बताती हूँ आपको कैसे करना है, वाई प्लस डी नोट वाई जी। और यहाँ पर हम लिखेंगे कि डी नोट एक्स जी, हमारे पास डी नोट एक्स जी क्या है, ज़ीरो, और डी नोट एक्स वाई क्या है, वो भी है ज़ीरो, अभी साइन लगाना है यहाँ पर, और डी नोट वाई जी जो है वो भी क्या है, ज़ीरो, और यहाँ पे लिखेंगे प्लस ज़ीरो। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो और ज़ीरो, हमें पता चला कि यहाँ पर हमने इक्वल का साइन लगाना है, तो यहाँ पर इक्वल का साइन लगाएंगे। ठीक हो गया। जब एक्स वाई के इक्वल था, वाई जी के इक्वल था, तो सारी टर्म्स हमारी ज़ीरो आई थी, और जब ज़ीरो आने की वजह से हमने लिखा कि ये भी ज़ीरो आ गया, ये भी ज़ीरो आ गया और ये भी ज़ीरो आ गया। ये हमें ट्रायंगल इनइक्वालिटी आती है, इसको हमने जहन में रखते हुए ये लिखा, और हमें पता चला कि यहाँ पर साइन जो है वो क्या आना है, इक्वालिटी का आना है। अब अगला करते हैं केस 2। अब हम यहाँ पर लिखेंगे केस 2। इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो। पहले हमने लिखा था x इज़ इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जी, अब लिखेंगे x इज़ नॉट इक्वल टू वाई इज़ इक्वल टू जी। ठीक हो गया। अगर x y के इक्वल नहीं है, तो बाय डेफिनेशन डी नॉट एक्स वाई, अगर नहीं इक्वल थे तो क्या आया था, 1 आया था, 1 आ जाएगा। ठीक है। और डी नॉट वाई जी इक्वल हैं, तो वाई जी में क्या आएगा, इक्वल में आता था 0। ठीक। और लिखेंगे डी नॉट एक्स जी इज़ इक्वल टू 1। इस नोट का मतलब है कि अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो एक्स जी के इक्वल भी नहीं है। ठीक है। आपने ये नहीं करना कि एक्स इज़ इक्वल टू जी, ये नोट यहाँ पर भी यूज़ होगा कि एक्स वाई के इक्वल भी नहीं है और एक्स जी के इक्वल भी नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो जो एक्स वाई है उसमें भी 1 आएगा, और जो एक्स जी है उसमें भी क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन वाई जी इक्वल हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने इक्वालिटी में क्या होता था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी में सॉरी, डी नॉट एक्स जी हम लेस और इक्वल लिखते थे, अभी हमें साइन का नहीं पता, उसको नहीं लिखेंगे, और लिखेंगे डी एक्स वाई और प्लस डी नॉट वाई जी। और यहाँ पर करते हैं डी नॉट एक्स जी हमारे पास क्या है, 1, डी नॉट एक्स वाई हमारे पास क्या है, 1 और प्लस ये वाला साइन, और डी नॉट वाई जी हमारे पास क्या है, 0। सो 1 इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पर भी साइन क्या आएगा, इक्वल का आएगा। इसी तरह से हम इसका करते हैं केस 3। केस 3 में क्या है, इफ़ x इज इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू जी। अब यहाँ पर इज़ नॉट इक्वल टू था, अब यहाँ पर आया नॉट इक्वल। अगर एक्स वाई के इक्वल है तो बाय डेफिनेशन डी नॉट एक्स वाई इज इक्वल टू 0, डी नॉट वाई जी के इक्वल नहीं है तो वाई जी क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और डी नॉट क्या रह गया, एक्स जी इज इक्वल टू 1। अगर एक्स वाई के इक्वल है और वाई
जी के इक्वल नहीं है तो 1 आएगा, अगर इक्वल है तो 0 आएगा। ठीक है, एक्स जी के इक्वल नहीं है तो क्या आया, 1 आया। और यहाँ पर करते हैं डी नॉट एक्स जी, ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी की सूरत में लिखेंगे इसको, डी नॉट एक्स वाई और प्लस डी नॉट वाई जी। ठीक है, और इसको लिखेंगे डी नॉट एक्स जी। अगर एक्स जी था तो क्या आया था, 1, और सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे 1, और डी नॉट एक्स वाई क्या है 0, और प्लस डी नॉट वाई जी क्या है 1। तो ये भी इक्वल का साइन आएगा, इसमें भी इक्वल का साइन आएगा। ये रीज़न मैंने आपको साथ बताई है, ये भी आपने पेपर में लाजमी लिखनी है। और आप जब इस तरह से लिख दोगे इनकी वैल्यूज़ तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इसमें। अब इसका करते हैं केस 4। केस 4 में है इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई इज़ नॉट इक्वल टू जी। अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो एक्स वाई क्या आ जाएगा, 1 बाय डेफिनेशन। और डी नॉट एक्स अगर जी के इक्वल भी नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1। और डी नॉट अगर वाई जी भी इक्वल नहीं है तो क्या आ जाएगा, 1। अब ये सब में 1 आया। डी नॉट एक्स जी ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी, और डी नॉट एक्स वाई होता है और प्लस डी नॉट वाई जी होता है। ठीक हो गया, अभी हमें साइन का नहीं पता। डी नॉट एक्स जी, अब ये सारे हमारे पास क्या है, 1 प्लस 1। अब ये तो हो गया 2 और ये रह गया 1, सो ये ग्रेटर हो गया तो यहाँ पर ये साइन आ जाएगा, ये ग्रेटर और ये लेस, ये साइन आया। तो हमारे पास इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। और ये सारे केसेस में हम इसको नाम दे लेंगे, इसको 2, इसको इक्वेशन नंबर कहाँ 3 और इसको 4 और फर्स्ट वाली को फर्स्ट। तो हम लिखेंगे कंबाइनिंग इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, डी नॉट एक्स जी लेस और इक्वल्स टू। बाकी सब में क्या है, इक्वल है, इज इक्वल है, और इसमें क्या है, लेस है। सो जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये साइन हो जाएगा, और डी नॉट एक्स वाई प्लस डी नॉट वाई जी प्रूव्ड। सो फोर्थ एग्जाम भी इसका प्रूव हुआ। और लास्ट में हम लिखेंगे हैंस डी नॉट जो कि डिस्क्रीट मैट्रिक्स है इज मेट्रिक ऑन एक्स। ये थी हमारी एग्जाम्पल नंबर 13। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको करिएगा, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ जाएगी। और हम एग्जाम्पल नंबर 14 को देखते हैं। उसमें कहता है लेट डी डबल प्राइम x1 x2। डी डबल प्राइम हमने पहले पढ़ा था डी, उसके बाद पढ़ा डी नॉट, और अब हम पढ़ रहे हैं डी प्राइम। डी डबल प्राइम x1 x2, उसके 2 पॉइंट्स देता है। मैक्सिमम कहता है x1 x2 का मोड, x1 x2 बिलोंग्स टू आर, शो दैट कि ये मेट्रिक नहीं है। अब हमने ये शो करना है, तो इसमें से कोई ऐसा एक्सियम होगा जो कि प्रूव नहीं होगा और हम कह देंगे कि ये मेट्रिक नहीं है। तो चलें देखते हैं कि इसमें क्या है। एग्जाम्पल नंबर है 14। पहला एक्सियम करते हैं। हमें देता है डी नॉट x1 और x2 इज इक्वल टू मैक्सिमम x1 का मोड है और x2 का मोड है। जी, तो फर्स्ट एक्सियम जो है वो हमारा वो प्रूव हो सकता है कैसे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि बीइंग द, ये जो टर्म है मैक्सिमम, दो टर्म्स का बीइंग द मैक्सिमम ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। ठीक है, हम रीज़न दे देंगे कि फॉर ऑल, पहले कि फॉर ऑल x1 जो x2 है वो हमारे पास क्या है, किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को। और यहाँ पर हम कहेंगे कि जब भी दो टर्म्स का जो मैक्सिमम होता है, दो ऐसी टर्म्स जो कि हमारे पास रियल नंबर है और वो हैं भी नॉन नेगेटिव, जैसे x1 दिया हुआ है और x2 दिया हुआ है, तो ये तो पहले ही नॉन नेगेटिव है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इज नॉन नेगेटिव बीइंग द मैक्सिमम ऑफ
नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स इज़ आल्सो नॉन नेगेटिव, सो हम इसको कह सकते हैं कि डी डबल प्राइम x1 और x2 जो है वो ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 है। फॉर ऑल कह देंगे x1 x2 बिलोंग्स टू R। ठीक हो गया। इसका सेकंड एग्जाम करने के लिए हम क्या करते थे कि उसको 0 के इक्वल रखते थे। ठीक है, उसके बाद इफ़ एंड ओनली इफ का केस लगता था। अब याद रहे कि यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ का केस नहीं लगेगा, उसकी मैं आपको रीज़न बताती हूँ। x2 इज इक्वल टू 0, इसमें हम जस्ट ये साइन लगा रहे हैं, ये इफ़ एंड ओनली इफ का साइन नहीं है। ठीक हुआ। x1 जो है वो भी 0 के इक्वल हुआ और x2 भी 0 के इक्वल हुआ। ठीक है, तो x1 इज इक्वल टू 0 और x2 भी 0 के इक्वल है, तो इट मीन्स कि x1 इज इक्वल टू x2। अब इसमें मेन मसला क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे पास जो पहले क्वेश्चंस थे उसमें ये था कि x, यहाँ पर करते हैं कि x माइनस वाई आता था इज इक्वल टू 0, उसको हम कर देते थे कि x इज इक्वल टू वाई, या माइनस आता था या प्लस आता था या कोई भी साइन आता था इनमें, लेकिन यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पर इनके दरमियान में है कोमा। ये एक अलहदा वैल्यू है, ये एक अलहदा वैल्यू है, और ये है इसके साथ मैक्सिमम। ठीक है, तो x1 भी 0 के इक्वल है और x2 भी 0 के इक्वल है। x1 0 के इक्वल, x2 0 के इक्वल, ये दोनों तो हो गए एक दूसरे के इक्वल। लेकिन अगर यहाँ पर वो 0 की जगह मुझे देता है 1, अगर 0 की जगह 1 हो, सपोज कर लें, तो इसका मतलब है कि x1 1 के इक्वल, x2 1 के इक्वल, x1 जो है वो ये 1 के इक्वल, ये भी 1 के इक्वल, तब भी ये दोनों सेम आएंगे। लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ का केस यहाँ पर नहीं लग रहा। वो इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि ये किसी एक नंबर के लिए नहीं है, ये अगर हम किसी भी नंबर के लिए करेंगे, 0 की जगह कोई और भी नंबर होगा, ये तब भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, जो कि मीट्रिक की प्रॉपर्टी नहीं है। मीट्रिक की प्रॉपर्टी तो ये है कि इफ़ एंड ओनली इफ का केस लगना चाहिए, लेकिन इसमें इफ़ एंड ओनली इफ का केस नहीं लग रहा, इस वजह से हम इसको कहेंगे कि ये मीट्रिक नहीं है। सो रीज़न आपको यहाँ मैं पढ़ा देती हूँ। इफ़ x1 इज इक्वल टू x2, कहता है x1 x2 तो आ गए इक्वल, लेकिन वी आर नॉट श्योर दैट x1 इज इक्वल टू 0 और x2 इज इक्वल टू 0। हमें नहीं ये श्योर कि ये 0 के इक्वल ही है। यहाँ पर अगर कोई और नंबर हो ये तब भी इक्वल आ जाएंगे, ये तब इक्वल नहीं आने चाहिए, ये मीट्रिक की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये आ जाएंगे इसमें, इसलिए ये है गलत। बिकॉज दिस कंडीशन कैन आल्सो लीड टू x1 इज इक्वल टू 1 और x2 इज इक्वल टू 1। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x2 डज नॉट इम्प्लाई दैट x1 जो x2 के इक्वल है वो इसको इम्प्लाई नहीं करता कि ये हमारे पास जो d डबल प्राइम x1 और x2 वो 0 के इक्वल है, ये इसको इम्प्लाई नहीं करता। सो ये जो d डबल प्राइम उसने हमें दिया था ये मीट्रिक नहीं है रियल नंबर पे। ठीक हो गया। सिमिलरली इसके आपने एग्जाम्पल नंबर 15 भी देख लेनी है। वो कहता है कि d प्राइम x1 x2 इसी तरह से नंबर्स देता है, और वो कहता है कि ये शो करना है इज़ नॉट मीट्रिक ऑन R। अब ये मीट्रिक क्यों नहीं है, तो इसका फर्स्ट एक्सियम जो है वो सेटिस्फाइड हुआ, x1 प्लस x2 ग्रेटर इक्वल्स टू 0, ये जो हम करते आए हैं। ठीक है, अब इसका जो सेकंड एक्सियम है उसमें इफ़ एंड ओनली इफ का केस लग रहा है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x1 0 के इक्वल और x2 भी 0 के इक्वल, x1 x2 तो आ गए 0 के इक्वल, इसमें सेम कंडीशन वही है, सिर्फ उसमें मैक्सिमम का वर्ड यूज़ हुआ था, और x1 जो x2 था उसमें था हमारे पास कोमा, लेकिन इसमें हमारे पास है प्लस, और इसमें इफ़ एंड ओनली इफ का केस लगाने के बावजूद हमारे पास जो x1 है वो x2 के इक्वल आ रहा है, लेकिन ये इसको इम्प्लाई नहीं करता कि अगर x1 x2 के इक्वल है तो x1 0 के इक्वल और x2 भी 0 के इक्वल है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर इसकी भी आपने यही रीज़न बता देनी है कि ये 0 के इक्वल है ना, x1 और प्लस x2 ये 0 के इक्वल है। अगर ये 1 के इक्वल हो तो x1 1 के इक्वल आ जाएगा और x2 भी 1 के इक्वल आ जाएगा, और फिर ये 1 के लिए भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन इफ़ एंड ओनली इफ का केस फिर यहाँ पर नहीं लग रहा, ये 0 के लिए उन्होंने दिया था तो यहाँ तक इफ़ एंड ओनली इफ का केस हमने लगाया, x1 x2 के इक्वल आ गया। लेकिन जब x1 x2 के इक्वल आ गया तो ये इसको इम्प्लाई नहीं करता कि x1 0 के इक्वल ही है, x1 1 के इक्वल भी हो सकता है, 2 के भी, 3 के भी, किसी भी नंबर के इक्वल हो सकता है। तो ये जो है वो मीट्रिक नहीं है, यही इसकी मेन रीज़न है। आप एग्जाम्पल नंबर 14 करिएगा, आपकी एग्जाम्पल नंबर 15 भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम अगली एग्जाम्पल सीखेंगे।